अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर फिज़िक्स सेकंड ईयर। होप सो लास्ट लेक्चर्स आपको काफ़ी बेहतर समझ आ गए होंगे, जिसमें हमने डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स का आगाज़ किया था। इसी तरह उसमें हमने रिलेटिव मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनके कंसिक्वेंसेस, मास वेरिएशन, मास एनर्जी इक्वेशन, टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, ये हम काफ़ी डिटेल से कर चुके हैं। इसके बाद न्यू टॉपिक है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे पास क्या है? अब सबसे पहले हमारे पास है ब्लैक। ब्लैक क्या है? ब्लैक हमारे पास मतलब ये है कि सरफेस दैट विल absorb all the radiation incident upon it would be black। कि ऐसा सरफेस जिसमें वो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, जो भी इस पे आएंगे उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको हम कहते हैं ब्लैक। कि वो चीज़ फिर ब्लैक हो जाता है, कलर में ब्लैक हो जाता है। ये सिंपल हमारे पास एक एग्जांपल है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, कि अगर कोई बॉडी हो वो ब्लैक हो, उन पे रेडिएशंस हो, तो वो क्या होंगे, किस तरह होंगे, वो हम देखते हैं। एक तो ये है कि एक बॉडी है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। अब अगर रेडिएशंस आएंगे तो ये रेडिएशंस इसको एब्जॉर्ब करेंगे, यही रेडिएशंस इमिट हो जाएंगे। रेडिएशंस का एब्जॉर्ब होना, इमिट होना, यह हम कहते हैं। जैसे क्या हम लोग कहते हैं, गर्मियों का मौसम है तो अगर गर्मी में आप ब्लैक सूट पहनते हो तो वो हीट की जो रेडिएशंस है, तपिश है सन की, धूप की, वो आपको काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो आपके जो मीन्स टेम्परेचर जितना गर्म होता है गर्मियों के मौसम में, वो ब्लैक सूट जो है उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। मैक्सिमम एब्जॉर्ब करना, वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करे। कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता तो हमारा स्किन सारा ब्लैक हो जाता। वो एब्जॉर्ब भी करता है, एमिट भी करता है। इसी तरह हम सर्दियों में यूज़ करते हैं ब्लैक, क्योंकि वो फिर मौसम टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर का कम होना, वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा कम अमाउंट में और उसको इमिट करेगा। एक चीज़ अगर हमने बात की टेम्परेचर के बारे में, दूसरा चीज़ ये हम डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं कि रेडिएशंस का एब्जॉर्ब करना, इमिट करना। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखकर ये हमारे पास एक मींस जनरल लाइफ में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, जो हम कहते हैं कि ये रेडिएट करेगा कंप्लीटली या इमिट करेगा कंप्लीटली। ये एक नॉर्मल हद तक हम इनको लेते हैं। या फिर हम देखते हैं इस केस में कि अगर वो क्या चीज़ होगा, वो कैसी रेडिएशंस होंगी जो उन रेडिएशंस को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले या उनको कंप्लीटली इमिट कर ले, या पूरी तरह एब्जॉर्ब करना, पूरी तरह इमिट करना। मीन्स ये एज अ रेडिएटर भी वर्क करेगा, एज अ इमिटर भी वर्क करेगा कंप्लीटली। तो जब कोई काम कंप्लीट हो, चूंकि वो केस जो चीज़ हमें पूरा चाहिए वो जनरल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, तब उस चीज़ को हम लेते हैं आइडियल। कि अगर कोई आइडियल ब्लैक बॉडी हो जिसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी के, वो बिल्कुल परफेक्ट हो। परफेक्ट मीन्स वो पूरे रेडिएशंस को इमिट करना, एब्जॉर्ब करना रेडिएशंस को, या इमिट करना कंप्लीटली रेडिएशंस को। अब जनरल लाइफ में देखते हैं कि रेडिएशंस एब्जॉर्ब करना विद क्लॉथ्स, इमिट हो जाना। हम के आइडियल की जब लेते हैं तो हम कहते हैं वो परफेक्ट चीज़ है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब करना, कंप्लीटली इमिट करना। ये सिंपल हमारे पास इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में एक सिंपल डेफिनेशन था। इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन मींस रेडिएशन का आकर उस बॉडी को ब्लैक करना, उसका क्या मतलब है? अब हमारे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। हम कंसिडर करते हैं इसमें एक हमने सिंपल एक स्मॉल होल रखा है, एक स्मॉल होल रखा है। इस होल को हम कहते हैं कैविटी, इसको हम कहते हैं कैविटी। अब इस ये आपके पास आप इसको कोई भी मतलब इसको आप कोई ओलोस्फेयर समझे, या आप इसको कोई भी मेटल का सरफेस समझे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको जैसे हम किसी चीज़ से किसी दीवार को, किसी चीज़ को खराशते हैं, उसी तरह हम कहते हैं कि इसको हम इस तरह यूँ
थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में बनाना, या फिर हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा ब्लैक करना, किसी चीज़ से इसको ब्लैक करना। ज़्यादातर हम कार्बन सूट यूज़ करते हैं इस चीज़ को, इससे ब्लैक करना। यहाँ पर भी उसी चीज़, तो एक ही चीज़ है, मैंने अलग अलग चीज़ों से इसको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जब रेडिएशंस आते हैं, अब जब रेडिएशंस आकर इसके अंदर इस ओल से जब रेडिएशंस आते हैं तो ये रेडिएशंस इतने आते हैं कि ये यहाँ का जैसे कम पड़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि वो पूरी की पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह ये हर वॉल से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाना, हर वॉल से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाना। इसका ये मतलब है कि मैक्सिमम रेडिएशंस यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, मैक्सिमम रेडिएशंस का एब्जॉर्ब होना, या हम कहते हैं कि सारे के सारे वो एब्जॉर्ब होंगे। जब सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए तो वो हमारे पास क्या बनी, ये एक ब्लैक बॉडी बनी। यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर एक रेडिएशंस आएंगे तो ये इन वॉल के साथ टकराने से बार बार रिफ्लेक्ट होने से हम ये कहते हैं कि ये इसने सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर ली, जिसका मतलब है नाउ इट इज अ ब्लैक बॉडी। इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इसने रेडिएशंस सारे के सारी एब्जॉर्ब कर दी, जिससे वो बॉडी ब्लैक हो गई, ब्लैक बन गई। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इस बॉडी में अगर हम इसमें अब वापस टेम्परेचर इसका हम इंक्रीज करते हैं, अगर इस पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर ले या हीट अप करना स्टार्ट कर ले, तो यही रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब हुए थे वो वापस बाहर क्या हो जाएंगे, वो वापस बाहर इमिट होना, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब है ये कंप्लीटली इमिटर, एज इमिटर भी वर्क करेगा, कंप्लीटली एज ऑब्जर्वर भी ये वर्क करेगा, जिससे इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इससे हम एक और पॉइंट देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास है सनलाइट। अब सनलाइट को जब हम देखते हैं तो हमको येलोविश कलर फील होता है कि इसका जो कलर है वो येलोविश है। तो क्या ये वाकई येलोविश है, क्या इसमें कोई और कलर्स नहीं है? सनलाइट से कलर्स का निकलना, ओजोन लेयर तक आना, एटमॉस्फेयर तक आना, उसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, विजिबल होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सारे हमारे पास इसमें कलर्स होते जाते हैं। सरफेस को पहुंचते पहुंचते हमें ये येलोविश लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 6000 केल्विन अगर हम कहें, तो वो टेम्परेचर का बढ़ना फिर उसको सरफेस तक आना, तो हर बाउंड्री पे कलर्स का वो चेंज करना, ये सिंपल फेनोमेना होता है। इसी तरह अगर हम कोई प्लाटिनियम वायर है, इस प्लाटिनियम वायर को हम हीट देते हैं, हीट मींस इस प्लाटिनियम वायर पे जो टेम्परेचर है वो हम इंक्रीज करते हैं। अब फर्ज करें 600 टेम्परेचर पर, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर हमने मज़ीद किया 800, फिर हमने मज़ीद किया 1200, फिर हमने मज़ीद किया 1500, 1800, टेम्परेचर बार बार बढ़ रहा है। टेम्परेचर का बार बार बढ़ना, बार बार टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम टेम्परेचर को बार बार इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होता जाएगा, इस वायर का आप देख रहे हैं कि कलर चेंज होता जाएगा, डल रेड, फिर चेरी रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर वाइट, इसमें कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ने से कलर चेंज हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक रॉड है, ये हमारे पास हम कहते हैं कि बर्निंग ऑफ रॉड। एक रॉड को हम बर्न कर रहे हैं, बर्न का मतलब इसमें टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, अब ये रॉड है, रॉड हम स्टार्ट फर्स्ट कर लेते हैं कि रॉड शुरू में ही ब्लैक पड़ा हुआ है, तो जब ईट हम इसको देते हैं, ये थोड़ा सा ईट होकर ये येलो बन जाता है। आप ये किसी भी दुकान जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑरेंज बन जाता है, चेंज होते होते ये कलर्स चेंज करता जाता है। एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिला है टेम्परेचर के हवाले से। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर का इंक्रीज करना। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, हम कहते हैं कि उसकी जो वेवलेंथ है वो उतनी ही कम होगी, वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, शॉर्टर होगी। अब अगर आप यहाँ पर हम देख ले डल रेड,
इस पॉइंट पे जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, मींस वेवलेंथ ये है। फिर हम जब ईट देते हैं तो वेवलेंथ टेम्परेचर के बढ़ने से वेवलेंथ कम हो जाता है। इस पॉइंट पे आने से सबसे शॉर्ट वेवलेंथ इस पॉइंट पे होगा। तो टेम्परेचर जितना बढ़ेगा वेवलेंथ उसका शॉर्ट होता जाएगा। ये एक रिलेशन है इन रेडिएशंस को देखकर। इसी तरह हम इसको विद डायग्राम अगर देखें, अब डायग्राम में हम इसको क्या बताते हैं कि अब फर्ज करें हमारे पास ये है, हमारे पास एक वेवलेंथ, ये किसी ख़ास टेम्परेचर पर है, किसी भी ख़ास केल्विन पर है। हमने टेम्परेचर को मज़ीद केल्विन को इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना मींस वेवलेंथ को शॉर्ट करना, फिर टेम्परेचर का इंक्रीज़ करना, ये टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ हो गए। ये टेम्परेचर जितना इंक्रीज़ होगा वेवलेंथ उतना ही शॉर्टर होगा। टेम्परेचर जितना ही इंक्रीज़ करते जाएंगे इसका वेवलेंथ उतना ही शॉर्टर होता जाएगा। इसका ये मतलब है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से इसका वेवलेंथ लैम्डा शॉर्ट होता जाता है। या फिर हम कहते हैं इंटेंसिटी का बढ़ना। इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत जितनी बढ़ती जाएगी इसका वेवलेंथ शॉर्ट होता जाएगा। ये भी हमारे पास सिंपल एक रिलेशन है। अब इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को देखकर कुछ साइंटिस्ट ने भी इसके लिए कुछ रिलेशंस बनाए। अब जैसे कि हमारे पास है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, इसने हमारे पास जो इक्वेशन इसने पुट की, इसने ये कहा कि हमारे पास जो एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। T⁴ मीन्स टेम्परेचर 4th टाइम, टेम्परेचर का पावर 4 मीन्स बहुत ही हाई टेम्परेचर है। तो इसका ये मतलब है कि टेम्परेचर इस ये रिलेशन इसने कहा इसके बारे में कि अब देखिए टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है उतनी ही इस पे एनर्जी मैक्सिमम होती जा रही है। टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा मीन्स एनर्जी। अब टेम्परेचर 4 टाइम्स आप देख लीजिए जिसकी T⁴ है, तो अगर हम इसको 1 गुना भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप खुद देखिए कि इसमें एनर्जी कितनी बढ़ेगी, रेडिएशंस कितने ज़्यादा होंगे, रेडिएशंस कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, इसकी इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा होगी। तो यही रिलेशन को हम मज़ीद देखते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते तो हम एक इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है जिसको हम नाम देते आ रहे हैं सिग्मा, इस सिग्मा को यहाँ पर नाम दिया है किस कांस्टेंट्स का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसका यहाँ पर नाम होगा। और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर 4 पावर केल्विन। ये सिंपल इसका हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर इसका हमारे पास वैल्यू है जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसी तरह वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स साइंटिस्ट है, इसने भी इसमें काम किया था। वेन्स ने ये कहा, इसने ये रिलेशन हमें दिया कि जो लैम्डा और टेम्परेचर, इसी लैम्डा और टेम्परेचर के बारे में इसने ये रिलेशन हमें दी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1/T। अब देख ले, यहाँ से देख ले कि टेम्परेचर वेवलेंथ जितना कम होगा, शॉर्ट होगा, मींस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। टेम्परेचर के बढ़ने से वेवलेंथ का शॉर्ट होना, ये सिंपल रिलेशन है। इस पे ही वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने काम किया था। रेले जीन्स लॉ ने ये कहा, इसने भी यही एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस के बारे में कहा। इसने हमें ये इक्वेशन दिया, 8 पाई कांस्टेंट, K कांस्टेंट, T मीन्स टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लैम्डा पावर 4। ये रिलेशन इसने हमें दिया। अब ये रिलेशन क्या शो कर रहा है कि देख ले, एनर्जी, टेम्परेचर, वेवलेंथ, K तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ये इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको हम। इसकी जो वैल्यू है, K की जो वैल्यू है वो है 1.3807 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1.38
3807 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 23, ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या इस्लाम में जो कांस्टेंट यूज हुआ है उसकी वैल्यू है 1.3807 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 जॉल पर केल्विन, जॉल पर केल्विन। अब यहाँ से क्या लग रहा है, ये रिलेशन देख ले, एनर्जी टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन है, एनर्जी वेवलेंथ इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, रेडिएशन उतने ज़्यादा हो इमिट होंगे, उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे। इसी तरह हमारे पास ये जितने बढ़ेगा वेवलेंथ उतना ही शॉर्ट होता जाएगा। ये इनवर्स रिलेशन में एनर्जी जितनी ज़्यादा होती जाएगी वेवलेंथ उतना ही शॉर्ट होता जाएगा। टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है इसका मतलब इंटेंसिटी या एनर्जी भी उसकी बढ़ रही है, इससे बढ़ने से इसका जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होता जाएगा। ये सिंपल रेले जीन्स लॉ है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें मैक्स प्लांक्स ने काम किया, मैक्स प्लांक्स लॉ। प्लांक्स ने इसके बारे में क्या कहा, प्लांक्स ने इसके बारे में एक रिलेशन हमें बताया कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको समझने से पहले हम एक बार देखते हैं, एक हमने ये पॉइंट देख रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, ये पॉइंट हम देख रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स में ये कहा, अब ये कोई भी एक सरफेस है, कोई मेटल है, कुछ भी है, इसमें कोई पार्टिकल है, एटम है, हम जब इसको हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये जो एटम है, हम ये कहते हैं कि अपने फिक्स पॉइंट पे वाइब्रेट करता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये एक फिक्स पॉइंट पे वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करेगा। इसी तरह अगर हम सिंपल पेंडुलम देखें, वो भी हम कहते हैं कि ये हर फिक्स्ड पॉइंट पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक ये जा सकता है। इसी तरह अगर हम एटम को देख लें, जैसे कि हम शेल्स जो बनाते हैं KLMN, क्लासिकल फिजिक्स में ये था, चूंकि एटम एक ही पॉइंट पे ये वाइब्रेट करेगा तो इस एटम को हम कंसिडर करते हैं एक ही पॉइंट पे मूव करना, वाइब्रेट करना। अब ये लॉज हमारे पास क्या है, ये फेल्ड हो गए। मॉडर्न फिजिक्स में ये कहा, जो इसमें प्लांक्स ने काम किया, आइंस्टाइन ने काम किया, इन्होंने ये कहा कि अगर इस पार्टिकल पे हम हीट देते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, ये इस फॉर्म में या कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ये मूव वाइब्रेट नहीं करेगा, ये डिस्क्रीट फॉर्म में वाइब्रेट करता जाएगा विद हाई एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड ये बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट इसने ये कहा। अगर हम इस चीज़ को पेंडुलम से देखें तो पेंडुलम इसने ये कहा कि खास फिक्स पॉइंट पे ये एक खास फिक्स पॉइंट के साथ ये क्या करता है, ये एम्पलीट्यूड बढ़ाता है, मींस इन डिस्क्रीट फॉर्म। दूसरा पॉइंट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस में है तो हम इसको कहते हैं कि ये मूव करता है इस फॉर्म में, वाइब्रेट करता है एक ही पॉइंट पे। मॉडर्न फिजिक्स ने कहा नहीं, ये एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करता है। इसने बजाय एक कंटिन्यूस, इसने डिस्क्रीट फॉर्म में बताया, जो हम प्रेजेंटली करते आ रहे हैं कि शेल्स KLMN शेल्स इस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में, प्लांक्स एंड आइंस्टाइन ने ये कहा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस शेल तक जंप करता है तो ये कुछ रेडिएशंस इमिट करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा तो ये कुछ रेडिएशंस इमिट करता है। इन रेडिएशंस को इमिट करना इसको इन्होंने नाम दिया था क्वांटा, जिसे हम कहते हैं कि क्वांटम थ्योरी, तो ये वही है क्वांटा। इस क्वांटा, इसको क्वांटा भी कहते हैं, और इसको इसने नाम दिया था फोटोन, कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल तक जंप करता है तो वो एक खास एनर्जी इमिट करती है। उस एनर्जी का इमिट होना या रेडिएशंस का इमिट होना उसको कहते हैं क्वांटा, या इसको कहते हैं फोटोन। तो अब इससे ये पता चला, अब इसको देखते हैं, ये हम कहते हैं कि वेव के फॉर्म में है, मींस कंप्लीटली ये चल रहा है। इसको देख ले, इसको देख ले, इसको देख ले। क्वांटा में प्लांक्स ने ये कहा कि नहीं, आइंस्टाइन ने इस पे ये कहा कि नहीं, ये जो है क्वांटा के फॉर्म में है। क्वांटा का मतलब ये है कि ये
कंप्लीटली नहीं जा रहा है, और गैप के बाद ये जा रहा है। इसका ये मतलब है, इसने ये कहा कि ये किस फॉर्म में है, पैकेट्स के फॉर्म में है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में है, ये इसने कहा एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है। तो इससे ये पता चला, प्लांक्स ने ये कहा कि ये हमारे पास जो एनर्जी इमिट होगी, जो रेडिएशंस होंगे, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये एक एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है, जिसको इन्होंने कहा क्वांटा इसको कहते हैं, या इसको फोटोन हम कहते हैं। तो इसको देखकर इसने ये कहा कि जो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होंगे, तो इसने ये रिलेशन लिखा कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा होना, अब हमारे पास एक वेव ये है, एक वेव हमारे पास ये है, एक वेव हमारे पास ये है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि वेवलेंथ शॉर्ट हो रहा है। वेवलेंथ जितना कम होगा, वेवलेंथ जितना कम होगा, इस वेवलेंथ जितना कम होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी, एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, वेवलेंथ शॉर्ट हो रहा है। वेवलेंथ जितना शॉर्ट होता है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होती है, जिससे हमने ये कहा कि इसकी इंटेंसिटी या एनर्जी भी हमारे पास क्या है, ये बढ़ती जाएगी। एक रिलेशन ये है। दूसरा रिलेशन हमारे पास ये है कि इस रिलेशन में हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं। हमेशा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम ख़त्म करते हैं तो एक इक्वल साइन और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है h, इसको हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। h को यहाँ पर हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। अब ये इस प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमने एक रिलेशन देखा है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, द रिलेशन ऑफ स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यहाँ पर हम जो भी चैप्टर इसमें ये चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया, हम हर जगह स्पीड को कंसिडर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट c से। तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर हमें f चाहिए तो लैम्डा डिवाइड हो जाएगा इस तरफ। तो इससे ये मतलब पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी की जगह हम c अपॉन लैम्डा पुट कर सकते हैं। तो इस f की जगह हम पुट करते हैं, इस f की जगह हम पुट करते हैं h, f की जगह c अपॉन लैम्डा, c अपॉन लैम्डा हम पुट करते हैं। ये सिंपल रिलेशन है हमारे पास। अब हमने ये कहा कि ये जो एनर्जी है, जो E इज इक्वल टू एच एफ एनर्जी है हमारे पास, ये एनर्जी को हम इस फॉर्म में भी तो लेते हैं, mc², मास एनर्जी इक्वेशन के फॉर्म में भी लेते हैं। अब mc² का मतलब है, अगर हम एनर्जी को या hf को mc² कहेंगे तो mc² का मतलब क्या है, c 2 बार है, इज इक्वल टू h c अपॉन लैम्डा। ये mc² में c जो है हमने इसको 2 बार लिखा है। तो ये जो हमारे पास hf है, hf मीन्स एनर्जी जो है hf के बराबर भी है, mc² के बराबर भी है। तो हमने ये कहा कि ये mc² के बराबर भी है, hf के बराबर भी है। इससे क्या होगा, एक c यहाँ पे आएगा डिवाइड। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस यहाँ पर मालूम करना चाह रहे हैं किस चीज़ को, इसका जो मोमेंटम है, इस एनर्जी का जो मोमेंटम है, हम ये मालूम करना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड को हम c से लिखते हैं, तो इस mc को हम यहाँ पर लिखते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू एच एफ अपॉन c। अब हम देखते हैं, यहाँ पर देख ले, f अपॉन c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f अपॉन c मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो f अपॉन c इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 रह जाएगा c की जगह और लैम्डा एज इट इज। तो जब f अपॉन c हो उसकी जगह हम 1 अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं।
तो जब F/c हो उसकी जगह हम लिखते हैं 1/λ। 1 हम लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है हमारे पास इसका मोमेंटम, एनर्जी। तो ये हमने प्लांक्स कांस्टेंट में के बारे में पढ़ा। अब इसमें एक ओवरव्यू देते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे पास ब्लैक क्यों है, कि अगर कोई सरफेस सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है वो बन जाता है ब्लैक बॉडी। इस ब्लैक बॉडी में हम देखते हैं कि अगर ये एग्जिस्टेंस नहीं रखता, जनरली हम इसको एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम आइडियल या परफेक्ट बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं। आइडियल या परफेक्ट बॉडी का मतलब क्या है कि जब वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब, कंप्लीटली रेडिएट या कंप्लीटली इमिट कर ले, वो हमारे पास क्या है, वो आइडियल हमारे पास या परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, जो कंप्लीटली रेडिएट, कंप्लीटली एब्जॉर्ब या कंप्लीटली मींस इमिट कर ले, ये परफेक्ट बॉडी में है। मजीद हमने ये कहा कि टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, अब जैसे कि हम ये है कैविटी से रेडिएशन आकर रिफ्लेक्ट कर 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 करके ये क्या बने, ब्लैक बॉडी बना। क्या बना, ब्लैक बॉडी बना। इसी ब्लैक बॉडी को अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये रेडिएशंस वापस इमिट हो जाते हैं। तो हमने बात की टेम्परेचर के बारे में। अब हम टेम्परेचर को देखते हैं कि टेम्परेचर हम जितना बढ़ाते हैं होता क्या है, एक देखिए कलर्स चेंज होते जाते हैं, कलर्स चेंज होते जाते हैं। दूसरा पॉइंट, कलर्स का चेंज होना मींस टेम्परेचर का इंक्रीज होना, उससे क्या चेंज होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा। अगर यहाँ पर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, जितना ये कलर चेंज करेगा, टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे, वेवलेंथ उतना ही शॉर्ट होता जाएगा। इस ग्राफ से हमें ये पता चला कि वेवलेंथ, टेम्परेचर को हम जितना इंक्रीज करेंगे इसका वेवलेंथ उतना ही शॉर्ट होता जाएगा। ये सिंपल हमने यहाँ तक ये किया। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने ये किया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने ये कहा, इसने ये रिलेशन डिराइव किया, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। वेन डिस्प्लेसमेंट ने बिल्कुल वही कहा जो हमने अभी ग्राफ में देखा कि लैम्डा और टेम्परेचर ये इन्वर्स रिलेशन में, टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा वेवलेंथ उतना ही शॉर्ट होता जाएगा। रेले जीन्स लॉ ने ये कहा कि 8πkT/λ4। इससे भी यही पता चल रहा है कि हमारे पास एनर्जी टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन में है, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, द वेवलेंथ लैम्डा विल बी शॉर्टर, वेवलेंथ उतना ही कम होगा। इसी तरह मैक्स प्लांक्स ने ये कहा, क्लासिकल फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स को डिफरेंशिएट करके मैंने ये एक्सप्लेन करा है। प्लांक्स ने ये कहा कि ये हमारे पास यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिसको क्वांटा कहते हैं, जिसको फोटोन कहते हैं, या ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसने ये रिलेशन डिराइव किया। अब इस रिलेशन से एक और पॉइंट भी हमें मिल रहा है, एक और पॉइंट ये मिल रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर आप देख लें रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, ये आप देख ले, एक रिलेशन हमारे पास ये है, एक ये है। इससे क्या पता चल रहा है, देखो EF मीन्स E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। इस रिलेशन से ये पता चल रहा है कि E इज इनवर्स रिलेशन टू लैम्डा। यहाँ से भी हमें ये पता चल रहा है कि ये इनवर्स रिलेशन में है कि एनर्जी जितनी बढ़ेगी टेम्परेचर, इसका जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होता जाएगा। तो ये रहा हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।